नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। इससे पहले हम लोगों ने जो RO का एग्ज़ाम हमारा जो विज्ञापन इसमें जारी होगा वो अगले माह में यानी अक्टूबर में 5 से लेकर 15 तारीख के बीच में कभी भी आ सकता है। तो हम उसका टेस्ट श्रृंखला स्टार्ट किए हैं और उसमें हम लोगों ने एक प्रॉपर हिस्ट्री का और इसके साथ साथ जियोग्राफी का और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का, ये 3 जो टेस्ट सीरीज़ है इसको सॉल्व कर लिया है। और ये आज हमारा चौथा टेस्ट सीरीज़ जो साइंस पे है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ हिंदी की भी टेस्ट श्रृंखला साथ में चल रही है, उसमें भी हमने 2 टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कराया है। तो आप लोग उसको देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सुझाव हो उसको आप ज़रूर बताइएगा, ताकि कुछ बेहतर किया जा सके। और आप लोग जब देखते हैं वीडियो को, ठीक है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें जो पहला दिया हुआ है, ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, और दूसरा है ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। तो इसमें जो हमारा है वो दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पर निर्भर करती है। व्याख्या देख लेते हैं इसका। तो देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व, यानी इस दोनों पर, प्रत्यास्थता यही शब्द आपको ध्यान रखना है, प्रत्यास्थता यानी इलेक्ट्रिसिटी और डेंसिटी, ठीक है, इन दोनों पर निर्भर करती है। वायु में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है, और घटने पर घट जाती है। गैसों में वायु का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। जो गैस होते हैं उसमें जब वायु का जो डेंसिटी होता है, जब वो बढ़ता है तो जो ध्वनि की चाल होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इसी कारण आर्द्र मौसम में दूर तक जाती है और शुष्क मौसम में कम दूर तक जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, और दूसरा है इंद्रधनुष सुबह पश्चिम तथा शाम को पूर्व दिशा में बनता है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, पहला जो हमारा दिया हुआ है कि इंद्रधनुष सदैव जो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। और जो इसका कथन है इंद्रधनुष सुबह पश्चिम तथा शाम को पूर्व दिशा में बनता है, तो इसमें जो हमारा दोनों कथन है दोनों को दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए एकदम ठीक हो जाएगा। अगला तीसरा हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। तो उत्तल दर्पण से जो बनेगा वो हमेशा आभासी भी होगा, ठीक है, इसके साथ साथ सीधा भी होगा और उल्टा भी होगा। तो यानी कि इसमें जो तीनों कंडीशन होंगे वो फॉलो होंगे, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होगा। और कभी कभी आपने सुना होगा कि जो वाहन होते हैं उनमें जो पीछे, मतलब हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी प्रतिबिंब को, तो वो किसका होता है, तो वो भी उत्तल लेंस का ही होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस का बना होता है। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण है। तो देखिए, पहला दिया हुआ है बोल्टिए सेल, तो ये जो है हमारा प्राथमिक सेल का उदाहरण है, ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। दूसरा है लेकलैंच सेल, ये भी सही है। और तीसरा है डेनियल सेल, तो ये भी सही है। और चौथा है निकिल, तो जो चौथा निकिल लॉ सेल दिया हुआ है ये नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा 1, 2 और 3 है यही सही हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 4 सही है, या 1, 2, 4 सही है, या 1, 2, 3 चारों सही है। तो हमने बताया कि इसमें 1, 2 और 3 सही है, यानी हमारा ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। देखिए, बोल्टिए सेल, ठीक है, इसके अलावा लेकलेंच सेल और डेनियल सेल एक प्राथमिक सेल हैं। तो ये तीनों कैसे हैं, प्राथमिक सेल हैं। कैसे हैं, प्राथमिक सेल हैं, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक सेल हैं, ठीक है। और डेनियल सेल जो हमारा है, ठीक है, एक प्राथमिक सेल है और एक ऐसी बैटरी होती है जिसे एक बार उपयोग करने और त्यागने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, और बिजली से इसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, और द्वितीयक सेल की तरह पुनः उपयोग किया जा सकता है। सामान्य तौर पर सेल में होने वाली विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती नहीं होती है, जिससे सेल अनरिचार्जेबल हो जाता है। 5वां नंबर हम लोग देख लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन कथनों पर विचार करना है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में जो कथन दिया हुआ है उस पर विचार करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि प्रत्येक पंक्ति एक खुला और निरंतर वक्र है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अगला है वे उन ध्रुवों के पास भीड़ भाड़ वाले होते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र
ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, तो प्रबल होते हैं। क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 2 और 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा 2 और 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है। अगला हमारा जो हो जाता है, अगला हमारा 6 नंबर दिया हुआ है कि फ्यूज तार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखिएगा, इसके पदार्थ का गलनांक उच्च होता है, और दूसरा दिया हुआ है इसके पदार्थ का गलनांक उच्च होता है, और दूसरा है कि उच्च कोटि का फ्यूज, ठीक है, तार टिन का बना होता है। जो टिन होता है, तो जो उच्च कोटि का फ्यूज होता है वो किस तार का बना होता है, तो टिन के तार का बना होता है। तो देखिए इसमें पहला दिया है जो इसके पदार्थ का गलनांक उच्च होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है। अगला है उच्च कोटि का फ्यूज तार टिन का बना होता है, तो ये ठीक है, यानी हमारा जो केवल बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब देखिए फ्यूज ऐसे तार से निर्मित होता है जिसका गलनांक, ठीक है, बहुत कम होता है, और जिससे अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप परिपथ से टूटने से धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। अच्छा फ्यूज तार टिन का बना होता है, परंतु सस्ता फ्यूज तार किसका बना होता है, तो सीसा और टिन का मिश्र धातु होता है। जो सस्ता वाला होता है वो किसका होता है, सीसा प्लस टिन का। ठीक है, सीसा प्लस टिन का जो मिश्र धातु का बना होता है। ध्यान रखिएगा, इसको जो है ये क्या होता है, तो ये सस्ता फ्यूज तार होता है। इसके बाद में हमारा 7 नंबर हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लेज़र किरणों का उपयोग किया जाता है। किसका, लेज़र किरणों का उपयोग किया जाता है। तो पहला है आंकड़ों के संग्रहण में, दूसरा है होलोग्राफी में, तीसरा है प्रतिरक्षा में, या चौथा है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें जो है तीनों में किया जाता है, इसीलिए हमारा जो डी आंसर है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है। देख लेते हैं, लेज़र का प्रकाश उच्च निर्देशात्मक होता है और इसके विकिरण को, ठीक है, बहुत सूक्ष्म क्षेत्रों में फोकस किया जाता है। उपयुक्त क्षेत्रों में अतिरिक्त लेजर किरणों का उपयोग सूचना तकनीकी में और दूरी एवं समय मापन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके बाद में 8 नंबर हमारा दिया हुआ है, विकिरण द्वारा किसी वस्तु की ऊष्मा के क्षय होने की दर निर्भर करती है। तो जो विकिरण द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु की ऊष्मा क्षय जो है किस पर, उसकी दर जो है किस पर निर्भर करती है, तो देख लेते हैं। इसमें देखिए वातावरण के तापांतर पर, हाँ बिल्कुल निर्भर करती है। वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर, ये भी है, और पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, यानी सभी पर करती है। तो हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी जो हमारा है एकदम करेक्ट होने वाला है। अब देख लेते हैं, विकिरण द्वारा किसी वस्तु से निकलने वाली या बाहर जाने वाली ऊष्मा विकल्प में दिए गए तीनों कारकों पर निर्भर करती है। किसी वस्तु के क्षय होने वाली ऊष्मा की दर वस्तु व उसके आसपास के वातावरण के तापांतर, वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति एवं पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला हमारा 9 नंबर हो जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। कहने का मतलब है कि दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए जो दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है अमोनियम नाइट्रेट, तीसरा है सिल्वर ब्रोमाइड, और चौथा है फेरिक ऑक्साइड। तो इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट है इसी का उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें अमोनियम नाइट्रेट का, तो इसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है। ठीक है। बात कर लें सिल्वर ब्रोमाइड की, तो फोटोग्राफी में, किसमें, फोटोग्राफी में, ध्यान रखिएगा फोटोग्राफी में किया जाता है। और बात करें अगर फेरिक ऑक्साइड की, तो रंजक के रूप में, किसके, रंजक के रूप में किया जाता है। और यहीं पर एक तो इसमें जो है हमारा सिल्वर नाइट्रेट एकदम अच्छा, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। तो देखिए 10 नंबर का जो होगा बोलोमीटर। ठीक है। तो बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापन यंत्र से, तो ये ठीक मैच है, लेकिन इसमें बताना है कौन सा सही मैच नहीं है। अगला है कैलोरीमीटर। ठीक है, ये जो है ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र है, ये भी ठीक मैच है। अगला है एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा को संचालित करने वाला यंत्र है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है एम्पियर मापने का दिया है, तो ये गलत है। इसका काम क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को संचित करना। क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को संचित करना। ध्यान रखिए क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को क्या करना, संचित करना। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को संचित करना। और आमीटर जो होता है ये विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाला यंत्र है। ठीक है, जबकि ये जो डायनमोमीटर दिया हुआ है इंजन धारा में उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का काम करता है। अगला हमारा 11 नंबर है,
निम्न में से कौन सी घटना का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से, ठीक है, संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ फिर से एक बार नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कौन सा नहीं है वो हमको बताना है। देखिए आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये तो भाई प्रकीर्णन से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि कौन सा जो है इसका उदाहरण है, तो यहाँ पर देखिए पूछा है नहीं है प्रकीर्णन का, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना ये बिल्कुल ठीक बात है। अगला दोपहर के समय सूर्य का रंग सफ़ेद दिखाई देना, तो ये भी ठीक है। अगला है समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना, ये तीनों ठीक है। बात करें साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाना, तो ये व्यतिकरण के कारण होता है। किसके व्यतिकरण के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। अन्य सभी जो है हमारे सही हैं, तो इसमें नहीं पूछा था, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर जो हमारा दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर अपवर्तित हो जाती हैं, ठीक है, क्या हो जाती हैं, अपवर्तित हो जाती हैं। तो ये तो हमारा बिल्कुल ठीक बात इसने कहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपवर्तित हो जाती हैं, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है कथन। और कारण देख लेते हैं, विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल जो है भिन्न भिन्न होती है, तो ये भी ठीक है। इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 12 का वो हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ए आर दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी एकदम ठीक है। जैसे कि उदाहरण में समझ लीजिए, दिन में ध्वनि का केवल ध्वनि स्रोत के पास में तथा रात्रि में दूर दूर तक सुनाई देता है, तो ये जो है इसका एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। आगे हम लोग 13 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ताप पर कोई अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर एक अचालक की भांति कार्य करने लगता है, तो यही हमको बताना है। तो इसमें देख लेते हैं जो हमारा दिया हुआ है, तो 13 का हमारा हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई अर्धचालक एक अचालक की भांति कार्य करने लगता है। ताप घटने पर अर्धचालकों की चालकता में भी कमी आ जाती है। मतलब जब टेम्परेचर जो है डाउन होता है, तो जो अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर होता है, इसकी चालकता में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ध्यान रखिएगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर एक अचालक की भांति कार्य करने लगता है, ठीक है। अब 14 नंबर देख लेते हैं। अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण, ठीक है, तो कौन सा है, तो यही हमको बताना है। तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोरेटर। क्या हो जाएगा, कार्बोरेटर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात कर लें क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर जो होता है ये पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए होता है। क्या होता है, पानी के जहाज़ में सही समय ज्ञात करने, पानी के जहाज़ में सही समय ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कार्बोरेटर का आप लोग को पता ही हो गया कि क्या अंतःदहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। अगर बात कर लें डिप सर्कल की, तो ये नतिकोण, जो डिप सर्कल है ये नतिकोण, क्या चीज़, नतिकोण, ठीक है, मापने का जो है एक यंत्र है। इसके अलावा अगर बात कर लें कंप्यूटेटर की, तो ये विद्युत प्रवाह की दिशा एवं एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण है। तो इसमें जो हमारा बी आंसर हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए जो हमारा 15 नंबर है वो दिया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ भौतिक राशि दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है मात्रक दिया हुआ है। अब देख लेते हैं पहला। देखिए ताप का केल्विन होगा, ये तो बिल्कुल ठीक मैच है। और दूसरा जो हमारा दिया हुआ है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का वोल्ट ना होकर क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में अगर बात कर लें तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा और समतल कोण का रेडियन होगा, ये भी ठीक है। इसके अलावा पदार्थ की मात्रा, कभी कभी तो पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाता है। क्या हो जाता है, मोल हो जाता है। और द्रव्यमान का क्या हो जाता है, किलोग्राम, ठीक है। और समय का सेकंड और लंबाई का मात्रक मीटर हो जाता है। और जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं, ध्यान रखिएगा कितनी हैं, 7 भौतिक मूल राशियां हैं। अगला 16 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर में हमारा दिया हुआ है यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें जो वस्तु का भार और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। दूसरा दिया हुआ वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा। तीसरा है कि भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। देखिए यही सही है कि जो हमारा भार है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो हमारे मास में है वो कोई चेंजिंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका भार तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेट चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मास होगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसका कारण है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का कम होना, ठीक है। पृथ्वी से
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम है, जिससे वस्तु के भार में परिवर्तन आ जाता है। अगला हमारा हो जाता है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए जो सौर ऊर्जा है, ठीक है, तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय ऊर्जा है। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और सूर्य में जो है क्या पाया जाता है, तो हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न होती है और सौर ऊर्जा की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हाइड्रोजन परमाणुओं का संलयन है। दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं और नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 18 नंबर हम लोग देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है। तो देखिए जो दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, मतलब जो पास की वस्तुएं होंगी, पास की वस्तु क्या होगी, नहीं दिखाई देगी, पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि नेत्र लेंस की अल्प अभिसारी, ठीक है, शक्ति हो जाती है जब नेत्र गोलक अत्यंत छोटा हो जाता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही हो जाएगा वो एकदम ठीक हो जाएगा कि नेत्र गोलक की अल्प अभिसारी शक्ति का प्रयोग हो जाएगा। और इसमें कौन सा लेंस प्रयोग होगा, तो दूरदृष्टि दोष जो होता है इसमें हमेशा उत्तल लेंस प्रयोग होता है। कौन सा? उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 19 नंबर हो जाता है वाष्पन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान। देखिए कथनांक के नीचे ही वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारकों कारक जो है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ताप है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आर्द्रता है तथा पवन वेग है। और वस्तु का द्रव्यमान वाष्पन को प्रभावित नहीं करता है। जो वस्तु का द्रव्यमान होता है, ध्यान रखिएगा, वो हम कभी भी जो है वाष्पन को प्रभावित नहीं करता है। अगला देख लेते हैं स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो स्टेथोस्कोप है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए ये जो है ध्वनि का परावर्तन इस सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि का परावर्तन इस सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो स्टेथोस्कोप होता है ये चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि ध्वनि के अनुनाद पर, जो ध्वनि का अनुनाद होता है, ध्यान रखिएगा, ध्वनि के अनुनाद पर, ठीक है, अनुनाद, ठीक है, इस अनुनाद पर जो है रेडियो, मंदिर की घंटी का बजना इत्यादि जो है कार्य होता है। आगे हम लोग 21 नंबर देख लेते हैं कि मोड़ पर चलती कार में बैठे यात्री पर कौन सा बल जो है कार्य करता है। मोड़ पर चलती कार में बैठे यात्री पर कौन सा बल कार्य करता है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा अपकेंद्र। कौन सा हो जाएगा? अपकेंद्र, यानी कि बाहरी बल जो लगता है वो काम करता है। अभि मतलब अंदर और अप मतलब बाहर। तो देखिए किसी मोड़ पर चलती कार में बैठे यात्री पर अपकेंद्र बल कार्य करेगा, क्योंकि व्यक्ति का शरीर केंद्र के बाहर की ओर झुक जाएगा। जब वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर कोई बल कार्य करता है तो उस बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हमारा विकल्प ए है वो एकदम ठीक हो जाता है। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा नियम कोणीय संवेग संरक्षण, देखिए कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य है, ठीक है, मतलब इसके बराबर है। तो देखिए इसमें जो है केपलर का क्षेत्रफलीय वेग का नियम, ठीक है, केपलर का द्वितीय नियम जिसे क्षेत्रफलीय वेग का नियम कहते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण से तुल्य है, मतलब उसके समान है। इस नियम के अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय, ठीक है, अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। मतलब वही है कि समान समय में समान दूरी को तय करना, ठीक है, यही इसके कहने का मतलब है। आगे अगर 23 नंबर की बात कर लें तो दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। तो इसमें जो है कैवेंडिश ने, किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। 23 का हमारा डी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी जी, जिसको जी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल जी से, का मान सर्वप्रथम कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। और यह मान कितना होता है? तो जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान होता है वो 6.67, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, स्क्वायर पर किलोग्राम होता है। इसका अर्थ यह है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 किलोग्राम के दो पिंडों के बीच 6.67, ठीक है, 10⁻11 न्यूटन का आकर्षण बल लगता है। अगला देख लेते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित माध्यमों में से किस में ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक होती है। तो इसमें जो है पारा, ठीक है, पारे में जो है
ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि पहली बात तो कैसी है, तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्यान रखिएगा। कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंग है, जो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है, परंतु निर्वात में नहीं। ठीक है। और ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होगी? निर्वात में ध्वनि की चाल, ठीक है, निर्वात में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होगी। कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकंड होगी और पारे में 1450 मीटर पर सेकंड तथा अल्कोहल में 1213 मीटर प्रति सेकंड होने वाली है। तो उपयुक्त सभी जो है उसमें ध्वनि की चाल 0 सेंटीग्रेड तापमान पर व्यक्त किया जाता है। अगला हमारा 25 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित किरणों में से किसकी वेधन क्षमता सबसे कम है। तो देखिए इसमें जो 25 है उसमें अवरक्त विकिरण, ठीक है, अवरक्त विकिरण की वेधन क्षमता जो है सबसे कम होती है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग है, उपयुक्त सभी ये जितनी भी दी हुई हैं सभी विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सभी कैसी हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें, ध्यान रखिएगा, जो निर्वात में भी गमन कर सकती है। और जितनी भी ये किरणें दी हुई हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो वेधन क्षमता है वो किसकी है, तो वो एक्सरे किरणें की है। किसकी है? एक्सरे किरणें की है। जबकि सबसे कम किसकी है, तो अवरक्त की है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम किसकी है? अवरक्त की। और सबसे ज़्यादा की बात कर लें तो एक्सरे की है। और इसकी खोज किसने की थी? एक्सरे मशीन की तो वो की थी रॉन्टजन ने। जो एक्सरे है इसकी खोज किसने की थी? रॉन्टजन नाम था। अब देख लेते हैं कि क्यों है, तो क्योंकि एक्सरे की तरंग दैर्ध्य छोटी एवं अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य बड़ी होती है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए वेधन क्षमता अवरक्त किरण की कम जबकि एक्सरे किरण की ज़्यादा होती है। अगला अगर बात कर लें 26 नंबर, तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो ये हो जाता है चालक की लंबाई व तापमान पर। हाँ, ये भी ठीक है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये भी ठीक है। और चालक के पदार्थ पर, यानी इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी सभी सही हैं। तो किसी चालक का वह गुण जो आवेश के प्रवाहित होने का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो है ओम होता है। ठीक है। और यदि किसी चालक में लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ एवं चालक के तापमान पर निर्भर करता है। आगे हम लोग 27 नंबर देख लेते हैं। नाभिकीय भौतिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जो नाभिकीय भौतिकी का पिता जो है किसे कहा जाता है, तो ये जो हमारा हो जाएगा रदरफोर्ड। किसको कहा जाता है? रदरफोर्ड को कहा जाता है। देखिए, नाभिकीय भौतिकी के पिता के रूप में रदरफोर्ड को जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ही नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। इन्होंने ही बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश एवं समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और जबकि नील बोर ने रदरफोर्ड मॉडल का ही संशोधित रूप प्रस्तुत किया था और जे थॉमसन ने ही पहली बार परमाणु की संरचना का मॉडल प्रस्तावित किया था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला हमारा 28 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। देखिए, सही बताना है। तो टैकोमीटर जो हमारा होता है, या टैक्योमीटर कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, तो इससे वायुयान की गति मापी जाती है। तो ये हमारा एकदम ठीक है और पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा कि टैक्योमीटर से वायुयान की गति मापी जाती है। जबकि स्पीडोमीटर की बात कर लें तो गतिमान वाहन जो होगा, मतलब कोई वाहन जो चल रहा हो उसकी स्पीड मापी जाएगी। ठीक है। बात करें एनीमोमीटर की, ठीक है, तो इससे जहाज़ों का मापन नहीं किया जाता है बल्कि इससे वायु के वेग का मापन किया जाता है। इससे क्या किया जाता है, तो वायु का वेग मापा जाता है, वायु का वेग, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर बात कर ले वाट मीटर की, तो विद्युत शक्ति की माप करने वाला यंत्र है। क्या? विद्युत शक्ति की माप करने वाला यंत्र है। आगे अगर हम बात कर लें, ऊंचाई बढ़ने के साथ जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ऊंचाई बढ़ती है तो जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा फिर वह घटने लगता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज होने लगता है, यानी घटता है। देखिए, जब हाइट में वृद्धि होगी, ठीक है, तो जो जल का क्वथनांक होगा, क्या होगा? जल का क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक होगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये घटने लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो व्याख्या देखते हैं कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ जल के क्वथनांक में कमी आ जाती है, अर्थात घटता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है और वायुदाब में कमी के कारण क्वथनांक घट जाता है। यही कारण है कि अगर ऊंचाई पर यानी पहाड़ों पर खाना पकाया जाए तो पृथ्वी की अपेक्षा देर से पकते हैं। इसका मुख्य कारण क्वथनांक में कमी होना होता है। अगला हमारा 30 नंबर हो जाता है। इसमें दिया हुआ है कि कथन जो हमारा है, अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण आसमान में तारे टिमटिमाते हैं
और जो इसका कारण दिया हुआ है, वायुमंडल में अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर अपनी दिशा से हट जाती हैं। तो इसमें जो है जो हमारा है वो दोनों सही दिया हुआ है। ठीक है, दोनों सही दिया हुआ है, कथन कारण दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी ठीक है। ठीक है, अगला जो है 31 नंबर दिया हुआ है कि विद्युत बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है। जो विद्युत बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन के साथ आर्गन भरी जाती है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान सर्वाधिक होता है। तो किसका उष्मीय मान सर्वाधिक होता है, तो हाइड्रोजन का। किसका होता है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मान सर्वाधिक होता है, लगभग कितना होता है, 1.5 लाख किलो जूल, ठीक है, पर किलोग्राम। हाइड्रोजन ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता प्रदूषण रहित होना है। यही कारण है कि हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके बाद में हमारा 33 नंबर आ जाता है, घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रयोग होने वाला उदासीन तार यानी कि न्यूट्रल वायर सामान्यतः किस रंग का होता है। तो ये जो है काला होता है। कैसा होता है, काला रंग का होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, घरेलू विद्युत आपूर्ति में प्रयुक्त जीवित या, ठीक है, विद्युमन्य तार, ठीक है, यानी लाइव वायर जो वायर होता है वो लाल रंग का, और उदासीन जो तार होता है वो काले रंग का, ठीक है। भूतार अर्थ वायर हरे रंग का होता है, ध्यान रखिएगा। ये 3 प्रकार का जो है बताया गया है। अगला हमारा 34 नंबर हो जाता है कि अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाने पर, ठीक है, उसकी विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जो उसकी विद्युत चालकता होती है वो बढ़ जाती है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के मध्य होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम आदि सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थ हैं। अशुद्धियाँ मिलाने पर ताप बढ़ा देने पर अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अगला हमारा 35 नंबर है, देख लेते हैं समुद्र में, ठीक है, समुद्र के जल का नीले रंग दिखाई देना प्रकाश के किस गुण का जो है उदाहरण हो जाता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन, किसका, प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण हो जाता है। अगला हमारा 36 नंबर दिया हुआ है, अम्ल यानी एसिड के संबंध में क्या असत्य है। देखिए, यहाँ पर गलत बताना है, ध्यान रखिएगा, असत्य पूछा है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, तो ये तो सही है। अगला है, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो ये भी जो है ठीक है, हमको असत्य बताना है। अगला हो जाएगा, अम्ल भस्म और क्षार से प्रक्रिया करके लवण बना देते हैं, तो ये भी है। अगला देख लें, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा गलत हो जाता है। तो 36 का हमारा डी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें असत्य पूछा था। अब देखते हैं, अम्ल वह यौगिक पदार्थ होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक, ठीक है, विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हो तथा उन्हें आंशिक या पूर्णतः धातुओं या धातुओं के सादृश्य आचरण करने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर, ठीक है, लवण का निर्माण होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र या मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, लाल कर देते हैं, ना कि नीला कर देते हैं। और क्षार लिटमस पेपर को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। तो अन्य जितने भी थे वो सभी सही थे, लेकिन डी हमारा गलत था। 37 नंबर हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक बार फिर से जो है हमको असत्य कथन जो है चुनना है। तो देखिए, मैग्नीशियम, ठीक है, जो मैग्नीशियम है ये हाइड्रो ऑक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करने में, तो ये ठीक है। अगला है, कॉपर हमसे नहीं पूछा है, तो हमको जो है अभी ये हमारा सही नहीं हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी ये सही मैच है, ये एकदम ठीक बात है। अगला है, कॉपर सल्फेट कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये भी ठीक है। अगला है साइट्रिक अम्ल, ठीक है, साइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है वो दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण नहीं, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि जो साइट्रिक अम्ल होता है इसका उपयोग, ठीक है, धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाओं के निर्माण में, कपड़ा उद्योग में किया जाता है, ठीक है। जबकि बेंजोइक अम्ल का उपयोग दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा सी जो है यही सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे असत्य कथन पूछा हुआ था। अगला हमारा 38 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है, यहाँ पर फिर से एक बार पूछा हुआ है। तो देखिए, नदी का गंदा जल ये कोलाइड का उदाहरण नहीं है।
कोलाइड दो पदार्थों का बिस्मांग मिश्रण होता है। जो कोलाइड है ये दो पदार्थों का, ठीक है, दो पदार्थों का, ठीक है, दो पदार्थों का बिस्मांग, ठीक है, बिस्मांग मिश्रण है। ध्यान रखिएगा क्या है, बिस्मांग मिश्रण होता है। इसके कणों को, इसके जो कण होते हैं उनको नग्न आँखों से नहीं आप देख सकते हैं। यह अस्थायी होता है स्थिर छोड़ने पर, ठीक है, स्थिर छोड़ने पर इसके कणों में, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। नदी का गंदा जल, ठीक है, निलंबन का उदाहरण है, जिसमें छोटे आकार के कणों के पदार्थ विलायक में आघूलनशील होते हैं और नग्न आँखों से दृश्य होते हैं। अगला हमारा 39 नंबर हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। तो देखिए इसमें जो ग्लिसरॉल होता है उसका उपयोग जो है विस्फोटक पदार्थ के निर्माण के रूप में किया जाता है। किसके, विस्फोटक पदार्थ निर्माण में किया जाता है। देखिए एथिलीन का प्रयोग, जो एथिलीन है इसका प्रयोग क्या करते हैं, तो इसका प्रयोग पॉलीथीन क्या करने में, ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, पॉलीथीन बनाने में, इसके अलावा मस्टर्ड गैस और निश्चेतक के रूप में किया जाता है। बात कर लें एसिटिलीन की, तो देखिए एसिटिलीन जो हमारा हो जाता है ये धातुओं को काटने जोड़ने में एवं कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा हो जाता है मिथाइल अल्कोहल, जहरीली शराब होती है, इसका प्रयोग कृत्रिम रंग बनाने व वर्निश आदि के रूप में किया जाता है। और बात रही ग्लिसरॉल की, तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, ये जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रक्रिया करके टीएनजी क्या बना लेता है, टीएनजी बना लेता है। टीएनजी का मतलब हो गया ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है, जो एक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है। और बात कर लें टीएनजी, तो ये शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है जिसका उपयोग डायनामाइट एवं अन्य विस्फोटक बनाने में कार्य किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा 40 नंबर आ जाता है, दिया हुआ है अपमार्जक को, ठीक है, यानी डिटर्जेंट के संबंध में क्या जो है असत्य है। फिर से एक बार हमसे असत्य पूछा हुआ है, तो देखिए इसमें जो है या कठोर जल के कपड़े को धोने में काम आता है, तो ये तो जो है ठीक है। अगला है इसकी अधिकता नदियों में जाकर प्रदूषण करती है क्योंकि यह जैव निम्नीकरण नहीं होता है, तो ये भी ठीक है। लेकिन हमसे असत्य पूछा है, तो इन्हें बनाने के लिए कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो सी एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित Ca++ यानी कैल्शियम आयन के ++ और मैग्नीशियम आयन के ++ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते हैं, ठीक है। इन्हें बनाने के लिए कच्चा माल वनस्पति तेल से प्राप्त होता है, साबुन के निर्माण के लिए कच्चा माल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो अन्य सभी जो है अपमार्जक के संबंध में सही थे, लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन था वो गलत था। अगला हम लोग 41 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। देखिए जो थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है, गर्म करने के बाद मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, ठीक है। इसमें गुण सदैव विद्यमान रहते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है परंतु पुनः गर्म करने पर वह मुलायम नहीं होता है। अब देखिए यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि जो थर्मोसेटिंग है, अगर उसको कुछ भी करिए, अगर एक बार जिस स्थान पर सेट कर देंगे तो वो सेट रहेगा, अर्थात उसके आकार वगैरह में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जबकि जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग है तो सेट हो गया, बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक को आप चेंज कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है। तो हमारा जो है बैकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग का उदाहरण नहीं है। अब देख लेते हैं, देखिए जो पॉलीएथिलीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीस्टीरीन है, नायलॉन है, टेफ्लॉन है, ये सब जो है थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। जबकि बैकेलाइट, गिब्टल, बीटल आदि जो है थर्मोसेटिंग के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला हमारा 42 नंबर देख लेते हैं कि क्या कहता है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो देखिए नाम इसका क्या है, जर्मन सिल्वर, ठीक है, और पूछा है इसमें कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो जो 42 का है उसमें डी यानी एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। देखिए जर्मन सिल्वर में कापर, जिंक और निकल कौन कौन सा, ये तीनों पाए जाते हैं, ये जो तीनों हैं ये पाए जाते हैं, जबकि एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है और इसका उपयोग बर्तन एवं मूर्ति बनाने में किया जाता है। अगला हमारा 43 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी हमको इसमें सत्य कथन चुनना है। ऐसा तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न
परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है वो समान हो तो समस्थानिक कहलाते हैं। अगला है ऐसे तत्व, ठीक है, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसमें जो है कौन सा सही है ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए जो इसमें हमारा कोई नहीं सही है, एक भी जो है स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जो हमारा डी ऑप्शन होने वाला है वो एकदम ठीक होने वाला है। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा एकदम ठीक हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि दोनों कथन तो असत्य हो गए। ऐसा तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान, ठीक है, जिनकी परमाणु संख्या क्या हो, परमाणु जो संख्या हो, ठीक है, परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो यानी समान हो, परंतु जो परमाणु भार है क्या है, परमाणु, ठीक है, परमाणु भार जो है, परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और इसके साथ साथ में टाइट्रियम है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो तो उन्हें समभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम समभारिक है। समस्थानिकों के रासायनिक, ठीक है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो रासायनिक गुण समान होते हैं जबकि समभारिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। देखिए जो हमारा 44 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है ये हमको बताना है। देखिए असत्य कथन हमको बताना है। लोहे का जंग लगना एक ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है लोहे के संरक्षण के लिए ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति तथा नमी की आवश्यकता होती है, तो ये भी बात ठीक है। अगला है लौह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीनों सही है। तो इस विकल्प के अनुसार एक भी नहीं सही है क्योंकि इसने असत्य पूछा था, लेकिन यहाँ पर तीनों क्या हो गए, राइट हो गए। तो इसलिए हमारा जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, या 1 2 3, ठीक है, यानी कोई जो है स्टेटमेंट असत्य नहीं है, सभी के सभी क्या हैं, करेक्ट हैं, ठीक है। अगला हमारा 45 नंबर हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, यानी हमको यहाँ पर सत्य बताना है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। तो देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि प्रोड्यूसर जो गैस होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कहाँ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन यहाँ पर डाइऑक्साइड की जगह पे मोनोऑक्साइड कर लेना है और इसके साथ साथ नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, ठीक है। और जबकि प्राकृतिक गैस में 83% मीथेन तथा 16% एथेन की उपस्थिति होती है। तो देखिए इसमें जो हमारा दूसरा है, ठीक है, जो हमारा दूसरा दिया हुआ है कि वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगला दिया हुआ है कि कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होते हैं। अगला है प्राकृतिक गैस में प्रमुख घटन एथेन होते हैं। तो इसमें जो हमारा 2 और 3 है वो एकदम करेक्ट है, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। तो देखिए पहला दिया हुआ है सिल्वर अर्जेंटाइल, ठीक है, दूसरा दिया हुआ मैग्नीज का पायरोलूसाइड और तीसरा दिया हुआ टिन का कैल्कोसाइट और चौथा दिया है कापर का कैल्बोराइट। तो इसमें जो है कौन सा, 1 मिनट ऊपर क्वेश्चन चला गया। देखिए यहाँ पर हमको बताना है कि सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला तो हमारा सुमेलित है, ठीक है, सिल्वर का अर्जेंटाइट होगा, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो हमारा दिया हुआ है मैग्नीज का पायरोलोसाइट, ये भी ठीक है, लेकिन टिन का जो है, टिन और कॉपर ये हमारा मैच नहीं करता है, इसीलिए तीसरा और चौथा जो है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। देखिए क्यूपराइट, एजोराइट और कैल्कोसाइट कापर के अयस्क हैं, ठीक है, जबकि सोने के अयस्क क्या होते हैं, तो सोने का अयस्क होता है कैल्बोराइट। कौन सा, ये देखिए यहाँ कॉपर ना होके ये किसका है, तो सोना, ठीक है, किसका, सोना यानी गोल्ड का अयस्क है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा 3 और 4 सही हो गया। अगला जो है इसको भी सुमेलित करना है, देख लेते हैं 47 नंबर को। देखिए इसको सुमेलित कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कास्टिक सोडा होता है, क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। तो यानी ए का हमारा क्या हो जाएगा, तो ए का हमारा 2 हो जाएगा। अगला है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है
ये हमारा बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? वो वाशिंग सोडा होता है। क्या होता है? वाशिंग सोडा होता है। तो यानी बी का हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसके बाद में अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो ये बेसिंग सोडा होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा होता है। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट जो होता है ये क्या होता है? हरा कशिश होता है। तो क्या होता है? हरा कशिश, यानी डी का हमारा क्या हो जाएगा? तो डी का हमारा 4 हो जाएगा। इसके बाद में बात कर लें जिंक सल्फेट की, तो ये सफ़ेद कशिश हो जाता है। क्या? सफ़ेद कशिश हो जाता है, यानी 3 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें क्यूप्रिक सल्फेट का, तो ये नीला कशिश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर आया था वो 2 1 3 4 यानी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं मानव शरीर में किस धातु यानी मेटल की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। कौन सा? विल्सन रोग पूछा हुआ है कि किसके कारण हो जाता है। तो देखिए किसकी अधिकता हो जाएगी तो विल्सन रोग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो तांबे के कारण जो है विल्सन रोग हो जाता है। कौन सा? विल्सन रोग हो जाता है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि हो जाने पर विल्सन रोग हो जाता है। अगला हमारा 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित है, यही हमको बताना है। तो देखिए लौह चूर्ण पहला दिया हुआ है, लौह चूर्ण। इसमें जो आंसर हो जाएगा लौह चूर्ण, ठीक है, अमोनिया गैस बनाने में, जबकि निकिल का वनस्पति तेलों के कृत्रिम घी बनाने में। ठीक है, और सिल्वर चूर्ण जो हो जाएगा ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी हमारा 1 2 सही हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में जो है प्लेटिनम चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका? प्लेटिनम चूर्ण का। ठीक है, किसका? प्लेटिनम चूर्ण का निर्माण किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम लोग 50 नंबर देख लेंगे हैं कि महंगे कांच पात्र के निर्माण हेतु, ठीक है, कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है। तो जो 50 नंबर का हो जाएगा वो भी सीसा क्रिस्टल कांच का। किसका? सीसा क्रिस्टल कांच का किया जाता है। आगे हो जाता है सोडा कांच, इसका ट्यूबलाइट प्रयोगशाला के उपकरण और दैनिक प्रयोग के बर्तनों में किया जाता है। बात करें क्राउन कांच की, तो ये चश्मा का जो लेंस होता है उसके निर्माण में। किसका? चश्मे के लेंस के निर्माण में किसका? क्राउन कांच का। बात कर लें फ्लंट कांच की, तो ये विद्युत बल्ब, कैमरा व दूरबीन के लेंसों में किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पॉलीमर का उपयोग केबल के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें केबल के निर्माण में जो है वो कौन सा किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी का। किसका? पीवीसी का किया जाता है। बाकी बात रही पॉलीस्टायरीन की, तो ये रेडियो व टेलीविज़न के कैबिनेट निर्माण में किया जाता है। ठीक है, टेफ्लॉन जो होता है ये नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन के निर्माण में किया जाता है। और बात करें पॉलीप्रोपाइलीन की, तो ये ट्यूब के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद में अगला हमारा आ जाता है 52 नंबर कि कांच पर लेखन कार्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। किसका हो जाएगा? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कांच के लेखन कार्य के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को म्यूटेरिक एसिड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको म्यूरेटिक, ठीक है, म्यूरेटिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूरेटिक एसिड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण से कारण होता है, तो ये तो ठीक है। अगला है सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये कृत्रिम वर्षा के काम आता है, ये भी ठीक है। अगला है पिटवा लोहा कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो ये गलत है। और दूसरा है किसी मात्रा का परमाणु उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, तो ये भी जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है देख लेते हैं, तो हमारा जो बी ऑप्शन है 2 और 3, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही होने वाला है। ठीक है, 2 और 3। अगला देख लीजिएगा पानी का कौन सा गुण, ठीक है, इसे एक अच्छा विलायक बनाता है। पानी का कौन सा गुण उसे एक अच्छा विलायक बना देता है। तो जो 54 नंबर हो जाएगा इसमें हमारा बी हो जाएगा उच्च द्विध्रुवीकरण आघूर्ण। ठीक है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल एक अच्छा विलायक है और किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घुलाने की क्षमता रखता है, इसी कारण से इसे सार्वभौमिक विलायक भी कहा जाता है। पानी की सुविलेयता का कारण इसकी ध्रुवीय गुण है। द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होने के कारण यह जो है आयनिक यौगिकों को भी घोल लेता है। अगला हमारा हो जाता है 55 नंबर, ताप बढ़ाने पर विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विसरण की दर क्या होती है? तो वो बढ़ जाती है। ठीक है, ताप बढ़ेगा तो जो विसरण की दर होगी वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसी पदार्थ का फैलना तथा अन्य पदार्थ के साथ
मिश्रित होना विसरण कहलाता है। और विसरण गैसों से अधिक तीव्र या ठोस में सबसे मंद होता है। विसरण जो होता है वो गैसों में सर्वाधिक तेज, जबकि ठोस में सबसे मंद हो जाता है। ताप बढ़ाने पर विसरण की जो दर होती है वो बढ़ जाती है, जैसे इत्र की सुगंध, सुलगती हुई अगरबत्ती की सुगंध इत्यादि। अगला हमारा 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सामांगी की तरह दिखाई तो पड़ता है पर वास्तव में होता क्या है, विषमांगी होता है। ठीक है, तो 56 का जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वायु में धुआं। ठीक है, क्या वायु में धुआं। शाही एक क्लोराइड है जो सामांगी 56 नंबर हमारा पूछा हुआ है, तो 56 का हमारा हो जाएगा बी, यानी स्याही की बात कर रहा है। स्याही जो है ये सामांग की तरह दिखाई तो पड़ता है परंतु वास्तव में यह विषमांग होता है। अब देख लेते हैं, स्याही एक कोलाइड है जो सामांग की तरह दिखाई तो देता है, ठीक है, परंतु वास्तव में यह एक विषमांगी होता है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है और इसके कारण फिल्टर पेपर से आर पार निकल जाते हैं, जबकि जबकि उपयुक्त शेष जो 3 है वो निलंबन के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, तो ये तीनों जो हो जाते हैं, ये तीनों निलंबन के उदाहरण हैं। किसके हैं, तो निलंबन के उदाहरण हैं। ठीक है, निलंबन के उदाहरण हैं। अगला हमारा 57 नंबर हो जाता है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक किस अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो सर्वाधिक पाया जाएगा वो हमेशा प्लाज्मा के रूप में, किसके, प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। प्लाज्मा जिसे सुपर हॉट मैटर भी कहा जाता है। और प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। 3 तो ठोस द्रव गैस हो गए और चौथी अवस्था कौन सी हो गई, प्लाज्मा हो गई। इस अवस्था में ये कण जो है अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। यह कण आयनीकृत गैस के रूप में होता है, जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा, आकाशीय बिजली, सूर्य तथा तारों में ऑरोरा लाइट इत्यादि। आगे देखते हैं ताजे घाव के लिए। ठीक है, ताजे घाव के लिए आयोडीन का टिंचर एक प्रतिरोधी है। यह तात्विक आयोडीन का एक तंतु विलयन है जिसमें क्या नहीं होता है, ये हमको बताना है। तो देखिए इसमें क्या नहीं होता है, इसमें एसीटोन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एसीटोन नहीं होता है। आयोडीन टिंचर एक प्रतिरोधी है। इसका निर्माण जल एवं अल्कोहल के साथ 2 से 7% आयोडीन के मिलाने से होता है। मिश्रण में आयोडीन को सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। तो इसमें जो है क्या नहीं होता है हमको बताना था, तो एसीटोन नहीं होता है। अगला हमारा हो जाता है पानी में साबुन डिटर्जेंट की मैल को दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है। पानी में साबुन और डिटर्जेंट के मैल को दूर करने की क्रिया किसके निर्माण के द्वारा होती है, तो ये होती है मिसेल के द्वारा। किसके द्वारा होती है, मिसेल के द्वारा होती है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं तथा अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम और, ठीक है, सल्फोनेट लवण होते हैं। इनका आयनिक सिरा जल से तथा कार्बन श्रृंखला तेल यानी मैल से क्रिया करती हैं। इस प्रकार साबुन या अपमार्जक के अणु का एक सिरा तेल कण की ओर और दूसरा सिरा जो है कहाँ होता है, तो वो बाहर की ओर होता है। इस संरचना को मिसेली संरचना कहते हैं। अगला हमारा 60 नंबर हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्लस मतलब H+ आयन देता है। तो जो हमारा 60 नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा अमाशय रस। कौन सा, अमाशय रस। ध्यान रखिएगा, विलयन में H+ आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, किसी विलयन में pH का मान जितना कम होगा उस विलयन में H+ आयन की सांद्रता उतनी अधिक होगी। अमाशय रस pH मान 1.2, नींबू में जो रस होता है उसका pH मान 2.2, जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड में 14 होता है। आगे हम लोग 61 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम के मिश्र धातु। किसके, सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्र धातु के रूप में नहीं किया जाता है। क्या पूछा है, नहीं किया जाता है, तो सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्र धातु के रूप में। बाकी भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड, इन तीनों का प्रयोग जो है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है, जबकि सोडियम और पोटेशियम के मिश्र धातु का नहीं किया जाता है। आगे बात करें तो बोरान और कैडमियम की छड़ का प्रयोग भी न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा 62 नंबर हो जाता है कि निम्नलिखित में से रेडियो एक्टिव पदार्थों में किसकी अर्ध आयु अधिकतम होती है। तो किसकी अधिकतम होती है, यूरेनियम 238 की। किसकी होती है, यूरेनियम 238 की। देखिए अर्ध आयु काल वह समय जिसमें कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक
मात्रा का आधा हो जाता है उस रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयुकाल कहलाता है। कार्बन, प्लूटोनियम और रेडियम। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम 238। अगला हमारा 63 नंबर हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है। कौन सा अधातु है, ध्यान रखिएगा, कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में मिलता है। तो बोरान है जो ठोस अवस्था में मिलता है, जबकि ये क्या है, नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। बोरान सहित प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकतर तत्व ठोस में है, जबकि 11 तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में रहते हैं। अगला हमारा 64 नंबर हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऊपर भाग की क्रिया के द्वारा वाणिज्यिक पैमाने पर डाई हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। जब CO तथा H2O गैसों के मिश्रण निर्मित होता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे जो है भाप अंगार गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, भाप अंगार गैस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं 65 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है। तो कौन है इसमें से, तो इसमें हमारा जो हो जाएगा बी, प्रोपेन। कौन सा हो जाएगा 65 का, बी यानी प्रोपेन। ठीक है, अब जिस गंध के दहन से कम हानिकारक गैस का जो है उत्सर्जन तथा अधिक से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति हो, वह उतना ही अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। वर्तमान समय में हाइड्रोजन स्वच्छ ईंधन का मुख्यतः उदाहरण है, जिसका हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी कम होती है उसके दहन से उतनी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा और वह अधिक स्वच्छ ईंधन की श्रेणी में आएगा। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन को पहचानना है। देखिए, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को शैलोद्भिद कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अगला है लवण मृदा में उगने वाले, ठीक है, पौधों को अधिपादप कहते हैं। तो देखिए, जो चट्टानों पर उगते हैं उनको तो शैलोद्भिद कहते हैं, तो एक कथन तो हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। परंतु जो लवणीय मृदा में उगते हैं उनको लवणोभिद कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है गलत हो गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हमारा केवल एक कथन है वो सही होगा, बाकी जो है गलत हो जाएगा। अगला हमारा 67 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है सही कथन। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि सत्य कथन की पहचान करना है। तो 67 नंबर हम लोग देख लेते हैं। डेंगू फीवर के लिए टाइगर मच्छर जिम्मेदार होता है। तो इसमें जो हमारा पहला हो जाएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा है मलेरिया के लिए मादा एनोफिलीज मच्छर जिम्मेदार होती है, ये भी ठीक है। और तीसरा दिया हुआ केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसती हैं, ये भी सही है। और अगला है नर की अपेक्षा मादा के डैने जो है बड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है सही होने वाले हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1, 2, 3, 4 यानी हमारे सभी जो है सही हो जाएंगे। तो इसको भी, क्योंकि ये आपको भी पता है कि मादा मच्छर ही जो है ये ब्लड जो है लेती हैं, ठीक है, शरीर से। आगे हम लोग देख लेते हैं कि गलत युग्म को जो है पहचानना है। किसको, गलत युग्म को जो है पहचानना है 68 नंबर में। तो देखिए, मत्स्य वर्ग, ठीक है, एक तरफ प्राणी है, दूसरा तरफ जो है इनके हृदय के कक्षों की संख्या है। तो देखिए, मत्स्य वर्ग जो दिया हुआ है इसमें 2 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। मगरमच्छ में 3 ना होकर कितने होंगे, 4 होंगे। तो हमारा जो है यही वाला गलत हो जाएगा। तो मत्स्य वर्ग में हमारा कितना हो जाएगा, मत्स्य वर्ग में 2 एकदम सही है। मगरमच्छ में कितना हो जाएगा, तो मगरमच्छ में कुल 4 कक्ष होते हैं, ना कि 3। यहाँ पे कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जबकि एक सरीसृप और सरीसृप में 3 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात कर ले, उभयचरों में भी 3 कक्ष होते हैं, स्तनियों में भी 4 कक्ष होते हैं और केंचुए में भी 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन होगा वही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको असत्य कथन जो है चुनना था। अगला हमारा हो जाता है 69 नंबर। इसमें भी जो है असत्य कथन चुनना है। तो देखिए, पहला दिया हुआ है पादप कोशिकाओं में केंद्र में मौजूद होते हैं। दूसरा है मनुष्य में कुल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और चौथा है पत्तियों को कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें हमारा तीनों जो है असत्य है, तीनों जो है असत्य है, क्योंकि असत्य बताना है। तो ये सभी स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि पादप कोशिकाओं में केंद्र के थोड़ा हटकर स्थित होता है। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्र में ही मौजूद होता है। और मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ना कि 23। ठीक है, यहाँ पर जोड़ी नहीं लिखा, इतने के लिए गलती हो गई। और अगला है पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है, जबकि पर्णहरिम को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो तीनों ही कथन जो है हमारे क्या थे, असत्य थे।
इसके बाद में हमारा 70 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो बताना है कौन सा असत्य है। तो देखिए, अंतःश्वास यानी कि इनहेल, ठीक है, के दौरान 21% ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। दूसरा है उच्छ्वास यानी एक्सहेल, के दौरान 78% नाइट्रोजन निकाली जाती है। और चौथा है उच्छ्वास यानी फिर से एक्सहाल के दौरान, ठीक है, 16 से 17% O2 निकाली जाती है। तो उपयुक्त में से जो है सभी कथन क्या है, सत्य है। तो हमारा जो 70 नंबर का हो जाएगा वो डी एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा था, तो इसीलिए जो है हमारा सभी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन में अंतःश्वास कितनी होती है, 78 होती है, जबकि उच्छ्वास कितनी होती है, 78। ऑक्सीजन में कितना होता है, अंतः तो 21 होता है, और जो उच्छ्वास होता है वो 16 से 17 ही होता है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो 0.03% होता है, जबकि उच्छ्वास कितना होता है, 4.5% होता है। आगे अगर हम 71 नंबर इसी में देख लें तो दिया हुआ है कि एक लंबे समय संकर पौधे में स्वपरागण करने व लंबे बोने 3:1 में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम क्या सिद्ध करता है, मतलब यह क्या बताता है, तो यह पृथक्करण का नियम बताता है। क्या बताता है, पृथक्करण का नियम बताता है। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग 72 नंबर देख लेते हैं। लंबे समय तक मनुष्य के भोजन में थायमीन की कमी उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा तंत्रिका तंत्र एवं पेशियों की दुर्बलता, क्या हो जाता है, तंत्रिका तंत्र एवं पेशियों की दुर्बलता। यदि किसी व्यक्ति के भोजन में लंबे समय तक थायमीन की कमी बनी रहती है तो तंत्रिका तंत्र और पेशियां जो है दुर्बल हो जाती हैं। और थायमीन को विटामिन B1 कहा जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जो थायमीन है इसको क्या कहा जाता है, तो विटामिन B1 कहा जाता है। जो बेरी नामक रोग, कौन सा, बेरी नामक रोग जो है इससे हो जाता है। पालिश किए हुए चावल का अधिक सेवन करने पर भी जो है इसकी समस्या हो जाती है। और इस विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी, किसने की थी, फंक ने की थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 73 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। पूछा है कौन सा नहीं है, हमको ये बताना है। देखिए लाइकेन, तो लाइकेन हमारा नहीं है। ठीक है, अगला जो दिया हुआ है लाइकेन नहीं है, और उसके साथ साथ में एरोजोबैक्टर नहीं है। कौन सा, एरोजोबैक्टर नहीं है। तो 1 और 3 जो है, 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, लाइकोन और एजेटोबैक्टर। ठीक है, एजेटोबैक्टर यानी कि जो हमारे 1 और 3 है ये नहीं है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं 74 नंबर, कौन सा, 74 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शरीर की हड्डी सबसे मजबूत, शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। और दूसरा दिया हुआ है कि शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी मेलियस होती है, और तीसरा है शरीर की सबसे पतली हड्डी फेबुला होती है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो हमारा जो है 1 2 3 यानी तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि जो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है वो क्या कहलाता है, आर्थोप्लास्टी कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्थोप्लास्टी कहलाता है। अगला हमारा 76 नंबर है। नाखून अथवा बाल काटते समय दर्द का आभास नहीं होता है, उसका कारण क्या है। तो जो इसका कारण है वो है इनमें मृत कोशिकाओं के द्रव्य होते हैं, और इनमें रक्त संचार नहीं होता है। जब रक्त संचार ही नहीं होगा तो दर्द किस बात का महसूस होगा। और कोशिकाएँ भी कैसी होती हैं, तो मृत कोशिकाएँ होती हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं 77 नंबर, इसको भी मिलाना है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है। तो देखिए 77 नंबर को हम लोग मिला लेते हैं। घुटना जो है ये पैटेला बैन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पैटेला बैन हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा एड़ी, तो एड़ी का टार्सल हो जाएगा, चेहरा का लैक्राइमल होगा। ठीक है, और कंधा का एस्केपुला हो जाएगा। यानी इसमें 1 2 3 4 जो हमारा होगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें सभी सामने मैच है, यानी ये सब खुद बहुत सही तरीके से मिला हुआ है, इसमें कुछ मैचिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमारा ABCD करके और 1 2 3 4 कर देंगे, यानी कि हमारा सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा 78 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, तो ये कथन जो है बिल्कुल ठीक है कि एंजाइम जो है क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और अगला है एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, तो ये भी बात ठीक है। और एंजाइम जो है पाचन में भाग लेते हैं, तो इसमें जो है हमारा सभी सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, 1 2 तो इसमें हमारा तीनों सही है। पूछा था असत्य कथन, तो इसमें कोई असत्य नहीं है, इसीलिए इसको कोई नहीं लगा देंगे। यानी हमारा तीनों जो लिखा हुआ है बात एकदम ठीक है। तो यहाँ असत्य कथन का कोई जगह नहीं है।
अगला हमारा 79 नंबर दिया हुआ है कि सत्य कथन को पहचानना है। ठीक है, तो देखिए इसका देख लेते हैं। सत्य कथन पहचानने के लिए कि ग्रहणी बड़ी याद का मुख्य भाग है, दूसरा सीकम अमाशय से जुड़ा होता है, और तीसरा है अमाशय का कार्डियक भाग ग्रासनाल से जुड़ा होता है, चौथा है छोटी याद का मध्य भाग कोलन कहलाता है। तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन है, अमाशय का कार्डियक भाग ग्रासनाल से जुड़ा होता है। देखिए ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, ना कि बड़ी आंत का। ठीक है, और सीकम बड़ी आंत का एक मुख्य भाग है। जो ये सीकम है ये बड़ी आंत का एक मुख्य भाग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये बड़ी आंत से संबंधित है, किससे? बड़ी आंत से। ठीक है, बड़ी आंत का एक मुख्य भाग है। ठीक है, जो छोटी आंत के शेषांत्र से जुड़ा होता है, और छोटी आंत का मध्य भाग मध्यांत्र कहलाता है, जबकि कोनल बड़ी आंत का मध्य भाग होता है। अमाशय का कार्डियक भाग ग्रासनल से जुड़ा होता है, अमाशय का प्रथम भाग कहलाता है। इसका मध्य भाग फंडिक और अंतिम भाग फाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु युक्त, ठीक है, धातु युक्त विटामिन है जिसकी कमी से, ठीक है, परनीसियस एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा? ध्यान रखिएगा, परनीसियस एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसमें जो हमारा 80 नंबर हो जाएगा, इसका बी कौन सा? साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ठीक है, जिसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है और परनीसियस एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो किससे होता है? विटामिन B12 की कमी से हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा 81 नंबर हो जाता है कि देख लेते हैं 81 नंबर कि धमनियों की भित्तियाँ, ठीक है, मोटी होती हैं, तो इसका कारण हमें बताना है। तो देख लेते हैं क्या कारण है। 81 नंबर, ठीक है, इसमें दिया हुआ धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। तो ये बात जो है एकदम ठीक हो जाता है। तो हमसे पूछा था कि जो है किस कारण से होती है, तो कारण ये है कि धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं, यही कारण एकदम ठीक है, इसलिए हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला 82 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रुधिर वाहिनियों के संबंध में जो है सही नहीं है। देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होने वाला है, तो देखते हैं एक एक करके। फुफ्फुस धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, तो ये गलत है। अगला है रक्त कोशिकाएं हृदय की दीवार को रक्त की आपूर्ति करती हैं, ये भी गलत है। अगला है कोरोनरी धमनी विभिन्न अंगों की दीवार को रक्त की आपूर्ति करती हैं, ये भी गलत है। और धमनियों का रंग लाल एवं शरीर की सतह पर मौजूद होती है। तो यहाँ पर जो हमारा चारों है, ये चारों गलत हो जाएगा। अतः इसमें जो है 1 2 3 4 यानी कि कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। देखिए उपयुक्त सभी कथन जो है असत्य हो गए हैं। फुफ्फुस धमनी शुद्ध रक्त का नहीं अपितु अशुद्ध रक्त का जो है परिवहन करती है, और यह एक अपवाद है। रक्त कोशिकाएं विभिन्न अंगों के दीवार को रक्त की आपूर्ति करती हैं, जबकि हृदय की दीवार को रक्त की आपूर्ति कोरोनरी धमनी करती है। धमनियों का रंग लाल जरूर होता है, परंतु यह शरीर की मांसपेशियों में गहराई तक मौजूद होता है, जबकि शरीर की सतह पर सिराएं पाई जाती हैं जो नीले रंग की होती हैं। अगला हमारा 83 नंबर हो जाता है। एक ईस्ट कोशिकाओं में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने ATP जो है उत्पन्न करता है, तो 2 ATP उत्पन्न करता है। कितने? 2 ATP उत्पन्न करता है। ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीशोषण द्वारा ऑक्सीकरण होता है, जिसमें अभिक्रियाओं का पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड एथेनॉल में बदल जाते हैं। इसके अलावा अन्य बैक्टीरिया पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। लैक्टिक अम्ल एवं एल्कोहल निर्माण में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है। किण्वन में ग्लूकोज के जो अणु होते हैं, क्या होते हैं? अणु से पायरुविक अम्ल बनने के दौरान ATP के 2 शुद्ध अणुओं की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला हमारा 84 नंबर है। कौन सा इसमें जो है सही सुमेल है, यही हमको बताना है। देखिए अग्रछोर, तो देखिए ये जो जीभ के बारे में बात कर रहा है, तो अग्रछोर हमारा मीठे स्वाद का जो है बात करता है। ठीक है, जो हमारा आगे का छोर होता है वो मीठे स्वाद की बात करता है, जबकि जो हमारा पीछे वाला हिस्सा होता है वो खट्टा ना होकर किसका कड़वा भाग का किसका करता है? कड़वा स्वाद के बारे में बताता है। और जो पार्श्व यानी किनारे का होता है वो किसका बताता है? नमकीन का ना बता के किसका बताता है? खट्टेपन का। ठीक है, और जो हमारा पार्श्व अग्र किनारा होता है ये नमकीन का बताता है। किसका? नमकीन का बताता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा सही सुमेलित पहला वाला था। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से हीमोफीलिया रोग के संबंध में कौन सा सही है। देखिए हीमोफीलिया को क्रिसमस रोग कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं, सही है। इस रोग में जो है कौन सा सत्य है, ठीक है, यही बताना था। और तीसरा है इस रोग में पुरुष सदैव वाहक और महिलाएं रोगी होती हैं।
तो इसमें जो है हमारा एक नंबर जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 और 2। ठीक है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की वंशावली में पता चला था। महारानी विक्टोरिया इसकी स्वयं जो है वाहक थी, क्योंकि यह रोग केवल पुरुषों में प्रदर्शित होता है जबकि महिलाएं इसका वाहक होती हैं। इस रोग में रक्त का थक्का देर से बनता है। हीमोफीलिया को क्रिसमस रोग भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम जो है यह क्रिसमस नामक जो बच्चे में पहचाना गया था। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं, मंगोली जड़ता को वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। जो मंगोली जड़ता को वैज्ञानिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम के नाम से। किसके? डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यह आनुवांशिक विकार है, या महिला तथा पुरुष किसी को भी हो सकता है। इसमें 21 जोड़ी गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र के अलावा तीसरा गुणसूत्र भी मौजूद होता है, अतः 21वें जोड़ी गुणसूत्र ट्रायोसोमी कहा जाता है। और ऐसे रोग को मंगोली जड़ता, ठीक है क्या, मंगोली जड़ता कहते हैं। और इसमें व्यक्ति की आंखें छोटी, चेहरा चपटा और व्यक्ति मंदबुद्धि और नपुंसक होता है। ठीक है, अगला हमारा 87 नंबर हो जाता है कि ऑक्सीटोसिन के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, वही हमको बताना है। ठीक है, कौन सा असत्य है वो हमको बताना है। तो देखिए, इसमें इसके दुग्ध स्रावक हार्मोन भी कहते हैं, तो ये गलत है। इसे लव हार्मोन्स कहते हैं, तो ये भी जो है हमारा गलत हो जाता है। इसे वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, केवल तीसरा सही है। लेकिन इसमें पूछा है कौन सा असत्य है, तो इसीलिए हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला हमारा 88 नंबर हो जाता है, कीट संवर्धन क्या है। देखिए, कीट संवर्धन के बारे में पूछा है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान ही क्या कहलाता है, तो कीट संवर्धन कहलाता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला है असत्य युग्म को पहचानना है, मतलब गलत युग्म को जो है पहचानना है। तो इसमें जो है एंटेमोलॉजी जो है कीट पतंगों के अध्ययन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कीट पतंगों के, ना कि मानव शरीर के अध्ययन को। तो यही जो है हमारा असत्य हो जाता है। बाकी पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन है, जेरेंटोलॉजी वृद्धि होने की प्रक्रिया का अध्ययन है, और आर्थोलॉजी जो अस्थि हैं उनके संधि का जो है अध्ययन है। अगला हम 90 नंबर देख लेते हैं। इसके कथन का पहचान करना है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र एंडोस्कोपी कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा है कि ईसीजी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ठीक है, तो जो ईसीजी है, ठीक है, इसका क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा है वो गलत हो जाएगा, लेकिन पहला सही हो जाएगा, यानी 90 का जो हमारा ए है एकदम करेक्ट हो जाने वाला है। अगला हमारा 91 हो जाता है, क्या कारण है कि जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है? तो इसका कारण है कि जल में O2 की मात्रा कम होने से। क्या कारण है? जल में O2 की मात्रा कम होने से। देखिए, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, अतः ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जलीय जंतुओं को तेज दर से सांस लेना पड़ता है। अतः जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है। आगे हम लोग अगर 92 की बात कर ले, तो श्वसन के दौरान गैसों का जो विनिमय है वो कहाँ पर होता है? तो इसमें हमारा हो जाएगा फेफड़ों की कोशिकाओं। ठीक है, फेफड़ों की कोशिका में। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 92 का वो सी हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर एकदम सही है। यहाँ पर देखिए सी नंबर। ठीक है, कौन सा? सी नंबर एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय फेफड़ों की कोशिकाओं में होता है, अर्थात इन्हीं कोशिकाओं में रक्त द्वारा लाई गई CO2 और श्वास में मौजूद ऑक्सीजन का आपस में गैसीय विनिमय में हो जाता है, और रक्त ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे शुद्ध रक्त कहा जाता है। ठीक है, और रक्त द्वारा इसे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है, जबकि CO2 को फेफड़े द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है, जबकि CO2 को फेफड़ों द्वारा शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारा हो जाता है 93 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है असत्य कथन को पहचानना है। ठीक है, असत्य कथन को पहचानना है। देखिए, इसमें पढ़ते हैं 120 mmHg स्टोलिक रक्तदाब का मान जाता है। ठीक है, 80 mmHg डायस्टोलिक का रक्तदाब माना जाता है, ये भी सही है। मनुष्य का हृदय धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लेता है, ये भी ठीक है। लेकिन अगला दिया हुआ है कि 1 मिनट में मनुष्य का हृदय औसतन 7 से 8 लीटर रक्त पंप करता है, तो ये जो है हमारा गलत हो जाता है, यानी डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि कितना अगर बात कर लें तो 5 लीटर, कितना? 5 लीटर होता है, ना कि 7 से 8 लीटर। ठीक है, अगला हमारा 94 नंबर हो जाता है कि हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या है। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या है, मतलब कैसे कैसे उसका क्रम है आने का। तो देखिए,
इसमें जो है सबसे पहले हमारा किडनी हो जाएगा, फिर मूत्र नली हो जाएगा, फिर मूत्राशय और फिर मूत्र मार्ग। ठीक है, तो इसमें हमारा 94 का सी हो जाएगा। कौन सा? 94 का सी हो जाएगा, किडनी, मूत्र नली, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। अगला हमारा 95 नंबर हो जाता है कि निम्नलिखित में से जो है विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन बताना है। तो पहला है हीमोडायलिसिस किडनी के खराब होने पर किया जाने वाला उपचार है, ये सही है। अगला है हमारी किडनी औसतन प्रतिदिन 180 लीटर ने संनंदित करती है, तो इसमें दोनों सही है, तो इसमें कोई कथन असत्य नहीं है। ठीक है, कोई कथन असत्य नहीं है, तो 95 का जो हमारा हो जाएगा वो डी ऑप्शन, यानी इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगला दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है, तो लार जो हमारा हो जाएगा वो टाइलिन हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। इसके बाद से अगर बात कर लें तो अमाशयी रस, ये पेप्सिन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पेप्सिन हो जाएगा, तो 3 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद से फिर हमारा अग्नाशयी रस, ठीक है, अग्नाशयी रस ये ट्रिप्सिन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 2 हो गया। और इसके बाद में फिर आंतरयी रस, ये हमारा हो जाएगा डाइसैक्रेजेस। तो इसमें हमारा जो है 3 4 2 1 एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक है, 3 4 2 1 एकदम करेक्ट होने वाला है, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 4 2 1 एकदम सही है। ठीक है, अगला हम लोग 97 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है मस्तिष्क का वह भाग जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं, ठीक है, को नियंत्रित करता है, सामान्यतः उसे श्वसन का केंद्र भी कहा जाता है। मस्तिष्क का वह कौन सा भाग होता है? ठीक है, तो इसमें जो हो जाता है मेडुला आंग्ला ब्लांक्टा। कौन सा हो जाता है? मेडुला आंग्ला ब्लांक्टा हो जाता है। ठीक है, 97 का। अब देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा। श्वसन का केंद्र मस्तिष्क के मेडुला, ठीक है, आंग्ला गाटा को कहा जाता है, हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे उल्टी, छींक, उबासी, हिचकी। ठीक है, इसके अलावा हृदय स्पंदन, श्वास दर, ठीक है, इत्यादि को। सेरिब्रम जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो याददाश्त को नियंत्रित करता है। ठीक है, और सेरिबेलम ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यह हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो भूख, प्यास, निद्रा, वह शरीर के तापक्रम इत्यादि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग 98 नंबर देख लेते हैं। मोनोसैकराइड, जो मोनोसैकराइड होता है ये अणुओं के किस समूह से संबंधित है? तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। मोनोसैकराइड जो है कार्बनिक अणुओं के कार्बोहाइड्रेट समूह से संबंधित है। यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, जो जल में घुलनशील, रंगहीन और स्वाद में मीठा होता है। इसके कुछ उदाहरण जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और गैलेक्टोज होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा 99 नंबर है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विटामिन के, ठीक है, विटामिन के जो हमारा है ये क्या करता है? तो ये बेरी बेरी ना होके क्या हो जाता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या होता है? रक्त का थक्का इससे नहीं जमता है। इसके अलावा विटामिन ये जो है जीरो थालमिया, ये बिल्कुल ठीक मैच है। और विटामिन सी स्कर्बी है, विटामिन डी रिकेट्स है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सुमेलित नहीं है वो विटामिन के है। इससे क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, 100 नंबर हम लोग देख लेते हैं। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये हो जाएगा थायरॉक्सिन। कौन सा हो जाएगा? थायरॉक्सिन हो जाएगा। आगे हम लोग 101 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। देखिए, पक्षी यूरिक एसिड का उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन, ठीक है, एक्सक्रिएशन जो है करते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला है मनुष्य की मांसपेशियों में अनाक्षी श्वसन होता है, तो ये भी बात एकदम ठीक है। और तीसरा है पीनियल ग्रंथि हमारी जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को भी नियंत्रित करती है। बायोलॉजिकल क्लॉक देके एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको पढ़ा इंग्लिश टर्म। ठीक है, नियंत्रित करती है, तो इसमें हमारे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए 1 2 3 तीन के तीनों हमारे सही हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, त्वचा उपकलीय ऊतक, ठीक है, का बना होता है, तो ठीक बात है। अगला है पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार विभाजोत्तक ऊतक, ठीक है, होता है, ये भी ठीक है। अगला है कंडरा संयोजी ऊतक यानी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें जो हमारा तीसरा है वो क्या हो जाएगा? सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा? यानी कि केवल डी जो है हमारा सत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। केवल 3, ठीक है, कौन सा? केवल 3 यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम 103 नंबर देख लेते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो इसमें देख लेते हैं थायराइड का क्या हो जाएगा, थायराइड का थायरोक्सिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा अग्नाशय का इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। और तो इसमें हमारा 2 3, ठीक है। उसके बाद में फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 के बाद में 1 हो जाएगा, यानी इसमें जो हमारा हो जाएगा वो 2 3 4 1 हो जाएगा। तो देख लेते हैं 103 का कौन सा है, 2 3 4 1, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है 103 का वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा दिया हुआ है रक्त संघनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको हीमोस्टैटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीमोस्टैटिस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए रक्त स्कंदन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसे हीमोस्टैटिस के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में सामूहिक रूप से विटामिन की, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनियोजन और प्लेटलेट्स इत्यादि जो है कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद में 105 नंबर है, कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सही है उसके बारे में विचार करना है, ठीक है। तो 105 नंबर का हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला ये कोशिका केवल केंद्रक में उपस्थित होते हैं, दूसरा है यह डीएनए प्रोटीन से निर्मित होता है, और तीसरा है ये आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो 3 के तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा 106 नंबर है। अगला है कि प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो दुर्जार्दिन की थी। किसने, दुर्जार्दिन ने की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अगला हमारा दिया हुआ है कि 107 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो देखिए जो विषाणु है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है, ठीक है। आगे 108 नंबर देख लेते हैं, कोशिका संरचना के संबंध में कथनों पर जो है विचार करना है। देखिए कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम संरचना होती है, ये भी बात एकदम ठीक है। तो यानी जो इसमें हमारा डी ऑप्शन है वो सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। अगला हमारा जो 109 नंबर है उसको देख लेते हैं कि कोशिका भित्ति के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है, अब की बार बताना है। तो देख लेते हैं इसमें, देखिए यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, ये भी ठीक है। अगला है कोशिका झिल्ली की भांति पारगम नहीं होती है, तो यह बात गलत है, ठीक है। और इसके बाद दिया हुआ यह पादप कोशिका को सुरक्षा तथा आंतरिक सहारा प्रदान करती है, तो ये भी बात एकदम ठीक है। तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कोशिका भित्ति के संबंध में क्या सही नहीं है, ठीक है। आगे इसके हम लोग बढ़ते हैं और 110 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसके विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। किसके विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के जो विभाजन है उसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। अगला हमारा 111 नंबर हो जाता है कि जीवों में घाव भरना, ठीक है, यह किस प्रकार के विभाजन का उदाहरण है। तो ये समसूत्री विभाजन का उदाहरण है, ठीक है। जीवों में जो घाव भरने की स्थिति होती है वो समसूत्री विभाजन का उदाहरण होता है, ठीक है। इसके बाद में हम 112 नंबर को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्राचीन जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो इसमें जो हो जाएगा आर्कियोबैक्टीरिया को, किसको कहा जाता है, आर्कियोबैक्टीरिया को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा किसको, आर्कियोबैक्टीरिया को, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आर्कियोबैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवधारियों का प्रतिनिधि मानते हैं, इन्हें प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं 113 नंबर, बैक्टीरियोफेज क्या है। देखिए बैक्टीरियोफेज जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहने वाले विषाणु होते हैं। इनका एक प्रमुख गुण जल को सड़ने यानी खराब होने से रोकते हैं। तो जो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो भी एकदम करेक्ट हो जाएगा कि क्या होते हैं, ये एक प्रकार के बैक्टीरियोफेज विषाणु होते हैं। क्या होते हैं, विषाणु होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है, ठीक है। कौन सा को जो बीमारी है वो जीवाणुओं के कारण नहीं होता है। तो इसमें जो है केले में बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग, अगला है नींबू का कैंकर रोग, आलू का सैंथिल रोग और गेहूं का टुंडू रोग, ठीक है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा 114 का वो ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 114 का ए हो जाएगा। आगे 115 नंबर देख लेते हैं, नाखूनों तथा बालों में उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है। तो इनको जो है केरेटिनोफिलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केरेटिनोफिलिक कहा जाता है। नाखूनों तथा बालों में उगने वाले कवक को केरेटिनोफिलिक तथा गोबर में
उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? कोप्रोफिलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देखिए गोबर में जो उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? कोप्रो, ठीक है, फिलिक, ठीक है, फिलिस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कोप्रोफिलिस कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग 116 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। देखिए तो जो कवक का अध्ययन हो जाता है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी, जबकि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। आगे हम 117 नंबर देख लें, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त होता है वो रोसेला, किससे? रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 118 नंबर को हम लोग देख लें, तो निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। देखिए इसमें जो दिया हुआ है लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है कि वायु प्रदूषण के स्थान पर लाइकेन अधिक उगते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है सही कथन नहीं है। अब देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। वायु प्रदूषण वाले स्थान पर लाइकेन उगते ही नहीं है, ठीक है, पहली बात समझ लीजिएगा। जबकि इसमें दिया है अधिक उगते हैं, इसीलिए हमारा गलत हो गया और असत्य कथन ही हमको बताना था। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सैक्सीकोल्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात कर लें तो निम्नलिखित में से किसे अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? मतलब जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो अपने साथ खाने पीने के रूप में किसको लेके जाते हैं? तो जो क्लोरेला शैवाल होता है उसको लेके जाते हैं, ध्यान रखिएगा, किसको ले जाते हैं? क्लोरेला शैवाल को। इसके बाद में अगर बात कर लें ट्राइको टेस्थियम ईथ्रियम नामक नील हरित शैवाल के कारण लाल सागर का जल कैसा प्रतीत होता है? लाल प्रतीत होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में अगर बात कर लें तो ये आपको पता होगा किस में पाए जाते हैं? तो ये लाल सागर में पाए जाते हैं, किसमें? लाल सागर में। इसी कारण लाल सागर का जो कलर है वो कैसा है? तो रेड है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 120 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी जाती है? तो किसको दी जाती है? साइकस को। किसको दी जाती है? साइकस को, ध्यान रखिएगा। यह एक अनावृत बीजी पौधा है, कैसा है? ध्यान रखिएगा, कैसा है? अनावृत, ठीक है, बीजी पौधा। इसके बाद में 121 नंबर देख लेते हैं, कोशिका द्रव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा दिया हुआ है कि कोशिका भित्त और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है, तो ये ठीक है। अगला है कोशिका द्रव्य में ही अंतर प्रद्रव्य जालिका राइबोसोम आदि पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। अगला है कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, तो इसमें हमारा कोई भी कथन असत्य नहीं है। तीन के तीनों क्या हो जाते हैं? सत्य हो जाते हैं, इसीलिए जो उपयुक्त सभी होगा वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं 122 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगाणु जनित है? कौन सा एक रोगाणु जनित है? तो इसमें हमारा जो हो जाएगा वो निमोनिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 122 का? निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया जो है ये जीवाणु जनित रोग है, कैसा है? जीवाणु जनित है, ध्यान रखिएगा। और जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से फैलता है। जॉन्डिस एक विषाणु जनित रोग है और हीमोफीलिया एक लिंग सहलग्न निरोग है और कुशिंग रोग एड्रेनल हार्मोन्स के अतिश्रवण से होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात कर लें क्रेब्स चक्र मनुष्य की शारीरिक क्रिया विधि के किस भाग से संबंधित है? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा श्वसन तंत्र से। किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से है, ठीक है। अगला है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? तो इसमें जो हमारा 124 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा पास बैरोलाई। कौन सा हो जाएगा? पास बैरोलाई, ठीक है। मानव के पश्च मस्तिष्क में स्थित पास बैरोलाई जो होता है, ठीक है, ये मानव के कहाँ होता है? तो ये पश्च भाग में होता है। कहाँ होता है? पश्च भाग में होता है। किसके? मस्तिष्क के। किसके होता है? मस्तिष्क के। कहाँ होता है? पश्च भाग में पास बैरोलाई होता है, वही जो है श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। बाकी व्याख्या हम लोग देख चुके हैं ऊपर। आगे अगर हम लोग देख लें कि निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर का कार्य है? तो शरीर का तापमान का नियंत्रण करना, भोजन सामग्री, अंतःस्रावी एवं उत्सर्जित पदार्थों, गैसों आदि का भी परिवहन करना। तो इसमें जो है हमारा एक और दो दोनों जो है सही हो जाता है, ठीक है। 125 का हमारा दोनों जो है सही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 126 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है? मानव शरीर के लिए कौन सा प्रोटोजोआ हानिकारक नहीं है, ये बात हमको बताना है। तो इसमें जो
अमीबा कोलाई लिखा हुआ है, यही हमारे लिए हानिकारक नहीं है। देखिए एंट अमीबा कोलाई मनुष्य के आहार नाल में कोलोन में रहता है तथा जीवाणुओं को नष्ट करने के साथ या कभी भी रक्त कोशिकाओं या अन्य ऊतकों का भक्षण नहीं करता है। ठीक है। बाकी एंट अमीबा हिस्टोलिका है, ये पेचिस रोग का क्या कारण है, तो ये पेचिस रोग इससे। ठीक है। आगे अगर बात कर लें तो एंट अमीबा, ठीक है, जिंजीवैलिस, ये पायरिया रोग का है। किसका है? पायरिया रोग का है। ठीक है, पायरिया रोग का है। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें लिस्मैनिया डोनोवानी, ये किसका है, तो ये कालाजार का है। किसका है? कालाजार का है। तो इस प्रकार से जो है हमने इसको देखा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए स्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है, ये तो भाई सुमेलित है। अगला है कि विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने, ये भी ठीक है। ठीक है, तो यानी 1 और 4 तो हमारा ठीक है। अगला है शरीर के कुल भार का जल का प्रतिशत 55 है, ये गलत है। अगला है पोलियो ड्रॉप की खोज जो है वो जॉन साल्क ने की थी, तो ये भी जो है गलत है। देखिए पोलियो ड्रॉप की जो खोज है वो एल्बर्ट सैबिन ने की थी। किसने की थी? एल्बर्ट सैबिन ने। और पोलियो टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी। ठीक है। इसके बाद में शरीर के कुल भार के जल का प्रतिशत जो है 65 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। केवल 2 और 3 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया हुआ है कि अग्नाशयी रस में उपस्थित किस एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ट्रिप्सिन के द्वारा। ठीक है। अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइमों के पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा तीनों जो है पाचन करने वाले एंजाइम उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मल्टेज या एमाइलेज द्वारा होता है, प्रोटीन का ट्रिप्सिन के और वसा का लाइपेज के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घमात्रिक पोषक तत्व नहीं है? कौन सा दीर्घमात्रिक पोषक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें हमारा जो मैग्नीज है वो दीर्घ जो है मात्रिक पोषक तत्व नहीं है। अच्छा देख लेते हैं कुल जो है कितने तत्व हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। ठीक है, ये हमारे जो हैं पोषक तत्व हैं। अगर लघु मात्रिक पोषक तत्व हैं तो 8 हैं। कौन कौन से? लोहा, जस्ता, तांबा, निकिल, मैग्नीज, बोरान, मोल्डिब्लेडन और क्लोरीन। ठीक है। आगे अगर हम 130 नंबर की बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में इंडोल एसिटिक, क्या चीज़? इंडोल एसिटिक एसिड है। ठीक है, संश्लेषण के लिए उपयोगी है, तो इसका हो जाएगा जिंक। ठीक है, जिंक पौधों में इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी है, जिसकी कमी से पौधों की लंबाई में वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। मतलब अगर इसकी कमी होगी तो पौधों की जो वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है, वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। और पौधे कैसे हो जाते हैं? बौने हो जाते हैं। अगला दिया हुआ 131 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है या इस पर विचार करना है। देखिए लाल व नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो सर्वाधिक होती है, तो ये बात ठीक है। अगला है ताप बढ़ने के साथ प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि भी बढ़ जाती है, तो ये बात गलत है। तो इसमें केवल हमारा जो है केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर 32 की बात कर ले तो देख लेते हैं 32, निम्नलिखित में से कौन सा अनियत तापी वर्ग का उदाहरण है? तो इसमें जो सरीसृप है ये अनियत तापी का जो है वर्ग का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद में 133 नंबर की बात कर लें तो एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। हमने कई बार पढ़ रखा है, जो उत्प्रेरक के रूप में शरीर के जैव रासायनिक प्रक्रिया में भी सहायक होते हैं। इसके बाद में 134 नंबर देख लें कि इसमें कौन सा जो है हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो विटामिन B7 है इसका जो है रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो है बायोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायोटीन हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी हैं वो हमारे सभी जो है सही सुमेलित हैं। और कौन सा पूछा सही सुमेलित नहीं है? तो डी जो है हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। देखिए जो विटामिन B1 होता है उसका नाम रेटिनॉल हो जाता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B5 का नियासिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और जो हमारा विटामिन के होता है इसका क्यूवोक्विनोन होता है। ठीक है। इसके बाद में 135 नंबर हो जाता है, वसीय श्वसन के संबंध में कथन पर जो है विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, तो ये बात गलत है।
अगला है वायवीय श्वसन का प्रथम चरण माइटोकॉन्ड्रिया में तथा द्वितीय चरण कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। तो इसमें ना तो हमारा एक सही है ना ही दो सही है, अर्थात इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारे जो है क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए जो हमारा 135 होगा उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है और वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर CO2 तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद में 136 नंबर, कौन सा 136 नंबर देख लेते हैं। मनुष्य में निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? तो जो स्लीपिंग सिकनेस होता है वो हमारा प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है और ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है। इसके अतिरिक्त पेचिस, मलेरिया, पायरिया, कालाजार तथा प्रोटोजोआ जनित रोग भी हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 137 नंबर देख लेते हैं। 137 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें जो पीत ज्वर है ये विषाणु जनित है। क्या है? विषाणु जनित है। ठीक है, क्या है? विषाणु। ठीक है, विषाणु जनित है। बाकी जिसमें जो है हेमोगोगस, ठीक है, कौन सा? हेमोगोगस और एडीज जात के मच्छर इस रोग के विषाणु को मनुष्य को जो है क्या पहुंचाते हैं? शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि अन्य सभी जो है ये सभी क्या है? सुमेलित है। ये हमारा जो है सुमेलित नहीं था, तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा, एक बार फिर से बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों का जो सुमेलन है वो ठीक नहीं है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए स्वाइन फ्लू का जो होता है, जो स्वाइन फ्लू होता है इसका क्या होता है? तो स्वाइन फ्लू का होता है H1N1। ठीक है, जबकि बर्ड फ्लू की बात कर लें तो इसका होता है H5N1। ठीक है, यानी ये इसका सही हो जाएगा और ये इसका सही हो जाएगा, इसलिए एक भी सही नहीं है, तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा। इसके बाद बात कर लें 139 नंबर की। तो देखिए 139 जो हमारा हो जाता है, दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए एंथोलॉजी। ठीक है, तो एंथोलॉजी जो है ये पुष्पों का है, घासों का नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है डेंड्रियोलॉजी। हाँ ये ठीक है, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, और इसमें हमसे सही जो है सुमेलित पूछा था। तो एंथोलॉजी हमारा किसके लिए हो जाता है? एंथोलॉजी पुष्पों का हो जाता है। पोमोलॉजी ये फल संबंधी है। ठीक है, किसके? पोमोलॉजी फलों का है। निम्नोलॉजी जो है ये झीलों का अध्ययन है। ठीक है, इसके बाद 40 और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो भी इसमें त्रुटि होगी, एक आध क्वेश्चन में मुझे लग रहा है हो गया हो, क्योंकि काफ़ी आज मुझे लेट हो गया है बनाने में, और थोड़ा हो सकता है कि कुछ व्याख्या में इधर उधर हो गया हो, तो आप लोग बता दीजिएगा। जो भी गलती होगा उसको हम सुधार कर लेंगे। बाकी आप लोग वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है? ठीक है, तो जो इसमें एब्सिक्सिक अम्ल होता है, ठीक है, कौन सा? एब्सिक्सिक अम्ल, ये जो है क्या करता है? वृद्धि को रोकने में जो है कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमारा 140 क्वेश्चन था। आप लोग इसको देखिएगा, और जो भी इसमें त्रुटि होगी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आप सभी से निवेदन है अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसको देखिए जितना से जितना हो सके, ताकि इससे हमारा भी हौसला बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।